हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम्स ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 20 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 ये रिपोर्ट रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स द्वारा रिलीज की गई, यानी UN दिशा द्वारा। आपको बताना है UN दिशा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो UN दिशा का हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। देखते हैं न्यूज़ क्या है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स, इसके द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 2020 के दौरान 18 मिलियन लोग, लगभग 1.8 करोड़ इंडियंस जो है कंट्री के बाहर रह रहे थे, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल कम्युनिटी ट्रांजिशन है। यानी कि सबसे ज़्यादा शरणार्थी इंडिया के ही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो। इंडिया के बाद मैक्सिको 2nd नंबर पर था, उसके बाद रसिया था। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट UN दिशा ने रिलीज़ की है, जिसके तहत 18 मिलियन इंडियन जो है माइग्रेट हैं कंट्री से। आप यह देखिएगा, सबसे ज़्यादा इंडियन कहाँ जाते हैं? UAE, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, यहाँ सबसे ज़्यादा इंडियन जाते हैं। उसके बाद 2nd नंबर पे US जाते हैं और 3rd नंबर पे सऊदी अरब। तो ये टॉप 3 डेस्टिनेशन हैं इंडिया के माइग्रेशन के लिए। जो इंटरनेशनल माइग्रेशन का ग्रोथ है वो डाउन हो रहा है। मैं आपको बताऊँ 27% डाउन हो गया है कोविड-19 के कारण। UN दिशा की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में और हेड कौन है? ल्यू जेनमिन। नया क्वेश्चन देखते हैं। टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इको रिट्रीट फेस्टिवल का 2nd एडिशन किस स्टेट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इको रिट्रीट इस फेस्टिवल का 2nd एडिशन ओडिशा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पर? ओडिशा में। देख लेते हैं। रिसेंटली ओडिशा द्वारा इको रिट्रीट फेस्टिवल का 2nd एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। पर्पस क्या है? टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। कोविड-19 से जो कोविड-19 आया था उसकी वजह से टूरिस्ट सेक्टर, जो टूरिज्म सेक्टर है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो इको रिट्रीट इसका 2nd एडिशन रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देखिए मैं बता दूँ, ये जो 2nd एडिशन है इसमें ओडिशा में टूरिज्म के जो 5 मोर डेस्टिनेशंस होंगे उनके विषय में बताया जाएगा। उड़ीसा का और क्या चर्चा में है? उड़ीसा का चर्चा में है एम्स भुवनेश्वर। क्यों चर्चा में है? क्योंकि लगातार तीसरे वर्ष कायाकल्प अवार्ड मिला है एम्स भुवनेश्वर को। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल। और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जिसका नाम है चिल्का लेक, ये उड़ीसा में ही है। उसके अलावा भितरकनिका नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको व्हीलर द्वीप कहते हैं, वो भी ओडिशा में ही है। आप यहाँ मैप में ओडिशा देख सकते हैं। नया क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस स्टेट में ओपन हो रहा है? तो इंडिया का पहला, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल में ओपन हो रहा है। कहाँ पर? केरल में। न्यूज़ में देखते हैं, इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल के अलपुझा डिस्ट्रिक्ट में ओपन हो रहा है। ये म्यूजियम क्या होगा? एक तरह की रिपोजिटरी होगी। रिपोजिटरी क्या होता है? देखिए, कंट्री में या फिर इस कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी लेबर मूवमेंट्स होते हैं या हुए हैं, उनके मूवमेंट की रिपोजिटरी होगी। आप जाके सारे जो मजदूर आंदोलन हुए हैं उनके विषय में यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल के अलपुझा डिस्ट्रिक्ट में ओपन हो रहा है। और क्या है केरल का चर्चा में? रिसेंटली केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान द्वारा 1 स्कूल 1 IAS स्कीम लॉन्च की गई थी। जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उनको IAS तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए फर्स्ट फेज में 10,000 स्टूडेंट जो है सेलेक्ट किए जाएंगे। केरल की बात करें तो ये है मैप में केरल। कैपिटल आप सभी को पता है। केरल के CM कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और मैं बता दूँ, रिसेंटली केरला गवर्नमेंट द्वारा बर्ड फ्लू को स्टेट डिजास्टर घोषित किया गया था। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके लिए केरल को ग्रीन टैग प्रोवाइड किया गया है। ये जरूर याद रखना, गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए केरल को ग्रीन टैग प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मथिकेतन सोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार टाइगर रिजर्व, ये केरल की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। नया क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम था कलरव, ये एक वर्ल्ड फेमस नगी नक्ती बर्ड सेंचुरी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आपको बताना है नगी नक्ती बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में स्थित है? तो नगी नक्ती बर्ड सेंचुरी ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में। देखते हैं
बिहार का पहला स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल कलरव, जिसका नाम है कलरव, एक बर्ड फेस्टिवल है जिसको बिहार के नगी नकती बर्ड सेंचुरी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बाकी जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, ये भले ही इंपॉर्टेंट ना हो आपके लिए। देखिए 3 दिनों तक ये कलरव फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा नगी नकती बर्ड सेंचुरी में, जो बिहार गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लोगों को वेटलैंड्स, बर्ड्स और उनके हैबिटेट के विषय में अवेयर किया जाएगा। तो आप देखिएगा नगी नकती बर्ड सेंचुरी कहाँ है, बिहार में है। कलरव फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बिहार में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके अलावा मैं बता दूं आपको, बिहार ने इंडिया का सेकेंड क्लास ब्रिज बनाया है कहाँ पर, राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट क्लास ब्रिज कहाँ है, ऋषिकेश उत्तराखंड में, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार, फिर से। गवर्नर कौन है, फागू चौहान। और अब देखिएगा बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये नेशनल पार्क नहीं है, टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये भी बिहार में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव की गई है एक नई आयरन ओर पॉलिसी 2020, जो कि फरवरी 2021 में फोर्स में आ जाएगी। तो रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा 2021 आयरन ओर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है। पर्पस क्या है, जो रेलवे लाइन होती हैं जिनको आप रेल कहते हैं, उनको बनाने के लिए आयरन ओर किस ग्रेड का होना चाहिए इस पॉलिसी में बताया गया है। देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रिसेंटली एक नई आयरन ओर पॉलिसी 2021 को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि फरवरी से फोर्स में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये एक तरह से सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो क्रिस प्लेटफॉर्म है उस पर अपडेटेड रहेगी नई पॉलिसी, और उसके हिसाब से जाके लोग जानकारी ले सकते हैं। क्रिस प्लेटफॉर्म इंडियन रेलवे का एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आप देखिएगा आयरन ओर जो मूवमेंट होती है इधर से उधर पूरे देश में डिमांड के अनुसार, उसके विषय में भी इस पॉलिसी में बताया जाएगा। बात करें अगर इंडियन रेलवे की, तो कुछ समय पहले ही पीएम मोदी ने 8 डिफरेंट प्लेसेस से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, यानी 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। और उसके अलावा आप देखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया का फर्स्ट ग्रीन स्टेशन है जो कि केवडिया में स्थित है। इंडियन रेलवे की बात करें तो फर्स्ट ट्रेन कब चली थी, अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर के लिए चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। उस समय लॉर्ड जो डलहौजी थे इंडिया के गवर्नर जनरल थे। इस समय मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ एक MOU साइन किया है ताकि जो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको मेंटेन करने का प्रॉपर सिस्टम क्रिएट किया जा सके, और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो इंडिया से उस कंट्री को भेजा सकें। तो रिसेंटली इंडिया और जापान के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कहेंगे, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया है ताकि स्किल्ड वर्कर्स उनसे काम लेने के लिए एक बेहतर सिस्टम डेवलप किया जा सके। यहाँ पढ़ लीजिए, इंडिया और जापान के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ है ताकि जो स्किल्ड वर्कर्स के स्पेसिफाइड, सपोज करिए इस फील्ड के लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए हमें, तो वो हो गया स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, इसके लिए सिस्टम जो है बनाया जा सके और इंडिया से जापान की तरफ कई सारे स्किल्ड वर्कर्स जा सकें। सपोज करिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स होना चाहिए, IT सेक्टर के लिए अदर स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर होना चाहिए। तो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स, इनको डेजिग्नेट करने के लिए या इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इसके लिए इंडिया और जापान के बीच में एक MOU साइन किया गया है या MOC मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया है। इस मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन में जो स्पेसिफाइड स्किल्स हैं इनकी 14 कैटेगरीज को शामिल किया गया है। तो ये जो स्पेसिफाइड स्किल्स हैं इनको प्रोवाइड कौन करेगा, जापान प्रोवाइड करेगा हमारे इंडिया के वर्कर्स को। उसके अलावा कुछ समय पहले ही इंडिया और जापान के बीच में एक MOU साइन हुआ है, क्यों, इंफॉर्मेशन ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर कोऑपरेशन के लिए। ये भी पढ़ चुके हमने, 5G पर कोऑपरेशन के लिए MOU साइन हुआ है। तो स्किल्ड वर्कर्स और IT सेक्टर, इन दोनों पर MOU किसके साथ साइन हुआ है, जापान के लिए। कैपिटल जापान की है टोक्यो, करेंसी क्या है जापान की, येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं रिसेंटली, योशिहिदे सुगा। जापान के एम्परर कौन है, नरोहितो। और जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया का फर्स्ट ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल रिसेंटली किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो फर्स्ट ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा, किरण रिजिजू, जो कि हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। तो खेलो इंडिया फर्स्ट ज़ंस्कार विंटर फेस्टिवल जो स्पोर्ट फेस्टिवल है वो लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया है किरण रिजिजू द्वारा।
जंस्कार जो हिमालयन रेंज है वो लद्दाख रीजन में आती है, तो आप इससे भी आराम से इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं और टिक कर सकते हैं। तो खेलो इंडिया फर्स्ट जंस्कार विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसको इनॉग्रेट किया गया है किरण रिजिजू द्वारा। पर्पस क्या है? टूरिज्म को प्रमोट करना, उसके अलावा यूथ का एंगेजमेंट बढ़ाना स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में। कुछ समय पहले लद्दाख में आपको याद होगा इंडिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मेट्रोलॉजिकल सेंटर मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख में ही स्थित है। इनॉग्रेशन किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। लद्दाख की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का जन्म हुआ था। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इसमें? RK माथुर। और लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं, बारालाचा, जोजिला पास, उसके अलावा पेंगोंगसो लेक और हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा एक स्टडी पब्लिश की गई है। आपको बताना है 2010 तक लगभग कितने से ज़्यादा जो आर्मी के स्टाफ्स हैं उन्होंने डिफरेंट रैंकेस में आत्महत्या की है। तो सुसाइड केसेस हुए हैं 1100 के आसपास। रिसेंटली यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसके तहत कहा गया कि युद्ध क्षति से अधिक हमारे इंडिया में आर्मी पर्सनल सुसाइड कर लेते हैं। तो आर्मी की कंडीशन, सुसाइड के सिनारियों में किसानों पे तो हमारा ध्यान रहता ही, हमें आर्मी के जवानों पे भी ध्यान देना चाहिए। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। हमारे इंडिया में लगभग 13 लाख आर्मी वाले हैं, यानी आर्मी के जवान हैं, जिसमें से लगभग आधे जो है डिप्रेशन के शिकार हैं। ये कहा गया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में। इसमें कहा गया है 2010 से लेकर अभी तक लगभग 1100 केसेस आए हैं सुसाइड के। मैं आपको बता दूं, ये जो USI है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको कर्नल AK, अब आगे मौर्य लिखा था, बस इतना ही, AK मौर्य द्वारा रन किया जा रहा है। और मैं बता दूं, ये जो सर्वे किया गया है 2019 से लेकर 2020 के दौरान किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें इंडियन आर्मी की कोई चीज़ चर्चा में थी तो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल, इसको डेवलप किया गया है DRDO और इंडियन आर्मी द्वारा। तो इंडिया की फर्स्ट 9mm मशीन पिस्टल इंडियन आर्मी और DRDO ने डेवलप की है साथ मिलके। और USI की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 1100 से अधिक आर्मी पर्सनल्स ने सुसाइड की है 2010 से लेकर अब तक। इंडियन आर्मी की बात करें तो 1895 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन आर्मी के 28वें सेना अध्यक्ष यानी आर्मी चीफ कौन है? MM नरवणे। और इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के 42 यानी 42वें वॉइस चीफ उप सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन आर्मी के 42वें उप सेनाध्यक्ष बने हैं चंडी प्रसाद मोहंती। कौन बने हैं? चंडी प्रसाद मोहंती। ये हैं चंडी प्रसाद मोहंती, ये इंडियन आर्मी के 42वें उप सेनाध्यक्ष बने हैं। ये पहले ओडिया ऑफिसर हैं जिनको वॉइस चीफ के पद पर अपॉइंट किया गया है। वॉइस चीफ इंडियन आर्मी का सेकेंड हाईएस्ट अपॉइंटमेंट है आफ्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखिए, जो चंडी प्रसाद मोहंती जी हैं, इन्होंने जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी हैं उनको रिप्लेस किया है। तो आप ये देखिएगा, चंडी प्रसाद मोहंती इंडियन आर्मी के 42वें उप सेना अध्यक्ष बने हैं जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को रिप्लेस किया है। अभी तक सदर्न कमांड के कमांडर इन चीफ थे। सदर्न कमांड कई बार आना जाना हुआ है, यहाँ पर पुणे में इसका हेडक्वार्टर है सदर्न कमांड का। कुछ समय पहले ही मैंने पढ़ाया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं अमरेश कुमार चौधरी। तो आप देखिएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड अमरेश कुमार चौधरी इससे सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1891 में बास्केटबॉल जो गेम है उसको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो आप सोच रहे होंगे 1891 ये कौन सा करंट अफेयर्स है। देखिए मैं बताता हूँ। 1891 में बास्केटबॉल को इन्वेंट किया गया था जेम्स नैस्मिथ ने बास्केटबॉल को इन्वेंट किया था। चर्चा में क्यों है? क्योंकि गूगल डूडल इनको सम्मानित कर रहा है। गूगल डूडल क्यों? क्योंकि इनकी जन्म तिथि है, रिसेंटली कुछ समय पे हुई होगी। तो डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ को इन्होंने गूगल डूडल ने सम्मानित किया। ये कैनेडियन अमेरिकन प्रोफेसर थे। इन्होंने 1891 में बास्केटबॉल को इन्वेंट किया था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस गेम के बारे में इन्होंने कॉलेज के न्यूज़पेपर जिसका नाम था द ट्रायंगल, उसके बारे में लिखा भी था। ये देख लीजिए, बास्केटबॉल, ये हैं जेम्स नैस्मिथ। कनाडा और अमेरिका, तो कनाडा के विषय में जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? ओटावा। करेंसी क्या है कनाडा की? कैनेडियन डॉलर। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडेउ।
ये है फेमस पर्सनालिटी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान और दूसरे हैं BS गनादेसिकन, दोनों का निधन हो गया। ये देख लीजिए, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, यूपी से बिलोंग करते थे, क्लासिकल म्यूजिशियन थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। 2003 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दूसरे कौन है? ये हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं BS गनादेसिकन, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और तमिलनाडु के रहने वाले थे BS गनादेसिकन। तो ये दोनों नाम रखिएगा, BS गनादेसिकन और उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51st IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस दौरान इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो 51वें IFFI के दौरान इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है विश्वजीत चटर्जी को। किसको? विश्वजीत चटर्जी। ये देखिए, ये हैं विश्वजीत चटर्जी। इनको 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विश्वजीत चटर्जी नाम से आपको समझ में आता होगा, हिंदी और बंगाली दोनों सिनेमा में इन्होंने काम किया है। अच्छा, ये अवार्ड इनको दिया किसने है? तो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। मैं आपको बता दूं, इस बार जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका फोकस कंट्री कौन है? बांग्लादेश इसका फोकस कंट्री है। किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इस बार 51वां एडिशन इसका हो रहा है, गोवा में हो रहा है, और एशिया का ओल्डेस्ट और इंडिया का बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल है। आप देखिएगा, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इसको हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल के तौर पर मनाया जा रहा है, यानी कि कुछ वर्चुअल हो रहा है, कुछ फिजिकल तौर पर हो रहा है। सबसे पहले 1952 में हुआ था ये, तब भी गोवा में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है योवेरी म्यूज़वेनी। योवेरी म्यूज़वेनी किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? तो योवेरी म्यूज़वेनी सूडान के, कहाँ के? सॉरी, युगांडा के। युगांडा के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ये देख लेते हैं, ये हैं योवेरी म्यूज़वेनी, रिसेंटली युगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं योवेरी म्यूज़वेनी। यहाँ देख लीजिए आप, 2021 के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन थे उसमें लगातार 6वीं बार 6 टाइम ये प्रेसिडेंट बने हैं। यहाँ पर देखिएगा, 76 ईयर ओल्ड हैं ये योवेरी म्यूज़वेनी, युगांडा के प्रेसिडेंट बन गए हैं 6वीं बार। ये आप युगांडा मैप में देख सकते हैं। सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है, कंपाला इसकी कैपिटल है, लेक विक्टोरिया से कनेक्ट करता है युगांडा। यहाँ की करेंसी क्या है? युगांडन सीलिंग। और दोबारा प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं युगांडा के? योवेरी म्यूज़वेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 148th सेशन की बैठक हुई है। आपको पता है किस कंट्री द्वारा इसको चेयर किया गया है? तो रिसेंटली WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, सॉरी डिसीजन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है, इसके 148th सेशन की बैठक की है इंडिया ने। आप सबको पता है WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं उसके चेयरपर्सन के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन को 3 वर्षों के लिए चुना गया था। तो अब इंडिया ही उसके सेशंस की बैठक करेगा, आपको पता ही है। आप यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 148th सेशन की बैठक की गई, और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई थी। मैं आपको बता दूं, WHO द्वारा जो 2021 है, इसको ईयर ऑफ ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल डिक्लेयर किया गया है। तो आप याद रखना, कहीं भी ऑप्शन में दे देंगे कि WHO द्वारा 2021 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो ईयर ऑफ ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल। आप बाकी WHO के विषय में आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो गावी बोर्ड मेंबर है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, उसके बोर्ड मेंबर के तौर पर भी हर्षवर्धन को नॉमिनेट किया गया था। WHO की बात करें तो अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के? टेड्रोस एडहनम। और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चेन्नई से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराक्रम दिवस, ये किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर। और शहीद दिवस के रूप में भी कई जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आप पराक्रम दिवस याद रखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पराक्रम दिवस इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी 23 जनवरी को। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिसेंटली अनाउंस किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करेगी।
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 यानी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल पैनल बनाया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाई लेवल पैनल बनाया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, और ये हाई लेवल पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी। पहले होम मिनिस्टर मैंने कहीं पढ़ाया था, आप उसको भूल जाइएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसने अपना 16th रेजिंग डे यानी 16वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है 18 जनवरी को। कब? 18 जनवरी को। आप यहाँ देख लीजिए 18 जनवरी को एनडीआरएफ का 16th रेजिंग डे मनाया गया है। बता दूँ 2006 में 19 जनवरी को इस्टेब्लिश की गई थी। ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए काम करती है, साथ ही साथ लोगों में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कम्युनिटी अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन या फिर एनडीआरएफ से याद आया कि इंडिया की फर्स्ट ओनली वुमेन टीम जो एनडीआरएफ की है उसमें 100 वुमेन पर्सन्स हैं, उसको कमांड किया गया है कहाँ पर? यूपी में, जो मैंने आपको पढ़ाया था। यूपी में कमीशन की गई है इंडिया की ओनली एनडीआरएफ टीम, वुमेन्स की, सॉरी, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था 2005 में पास हुआ था। इसमें टोटल 12 बटालियन है। आप देखिएगा एनडीआरएफ में टोटल 12 बटालियन है, जिसमें आपकी पैरामिलिट्री फोर्स आती हैं 3 बीएसएफ, 3 सीआरपीएफ, 2 सीआईएसएफ, 2 आईटीबीपी और 2 एसएसबी, यानी इंडियन आर्मी का इसमें योगदान कम है। एनडीआरएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आप देखिएगा एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी 2006 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। वर्तमान में एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएन प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा सीआरपीएफ को कितनी मोटर बाइक एम्बुलेंस, जिसका नाम है रक्षिता एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है जिसको समर्पित किया गया है सीआरपीएफ को। टोटल 21 मोटर बाइक एम्बुलेंस समर्पित की गई हैं सीआरपीएफ को डीआरडीओ द्वारा। ये देख लीजिए रक्षिता, ये है रक्षिता। इस तरह की मोटर बाइक एम्बुलेंस सीआरपीएफ को समर्पित की गई हैं डीआरडीओ द्वारा। कितनी? आपको याद रखनी है 21। मैं बता दूँ नई दिल्ली में जो डीआरडीओ की लैब है न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, उसके द्वारा इस एम्बुलेंस को बनाया गया है रक्षिता। मैं आपको बता दूँ जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक बाइक है 350 उस पर बनाया गया है इसको। हालांकि ये बाइक जो है इमेजिनेशन के लिए आपको दिखाई गई है। इसके साथ साथ ही रक्षिता में एक कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट भी शामिल की गई है। कैजुअलिटी होने पे आप निकाल सकते हो उसको। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इंडिया की ओल्डेस्ट रिजर्व पुलिस फोर्स है, यानी कि क्या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। 1939 में स्थापित हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो सीआरपीएफ का क्या है? सर्विसेज एंड लॉयल्टी। वर्तमान में सीआरपीएफ के डीजी कौन है? एपी महेश्वरी। और मैं आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है सीआरपीएफ। लास्ट क्वेश्चन है एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स कब स्थापना हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1948 में। कब? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। चर्चा में क्यों है आप पढ़ लीजिए। रिसेंटली न्यू दिल्ली के इंडिया गेट पर एनसीसी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं एनसीसी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा को कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसको इनॉग्रेट किसने किया है? ये भी पूछ सकते हैं आपको। एनसीसी के स्वच्छता पखवाड़ा को किसने इनॉग्रेट किया है? तो डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने इसको इनॉग्रेट किया है। स्वच्छता पखवाड़ा का थीम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, ये है मेरा ड्रीम इंडिया। कितना अच्छा थीम है ना, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, ये है मेरा ड्रीम इंडिया। इसमें क्या होगा, स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो रिपब्लिक डे परेड में भी भाग लेंगे और साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक भी शो कॉज करेंगे। नुक्कड़ नाटक आपको पता ही होगा, देखते होंगे। एनसीसी की बात करें नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यहाँ मोटो देख लीजिएगा, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता एवं अनुशासन। स्थापना हुई थी अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में एनसीसी का। और डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल शेखर कुमार सेनापति। तो सेनापति जी एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।